नमस्कार, गुड इवनिंग टू ऑल। आज के इस सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्रिस के बारे में या स्ट्राया ग्रेविडम, यानी जिसको एक प्रकार से जैसे कि हमने देखा कि जो एक सुंदरता के मायने हैं, ब्यूटी के मायने हैं, उसको लेकर स्त्रियों में बहुत ज्यादा चिंता होती है। स्त्रियों को देखते समय व्यक्ति के मन में खासकर उसकी सुंदरता को लेकर विचार आते हैं। स्त्रियों को सुंदरता के साथ जीना पसंद भी है, बट कई बार ऐसी स्थितियां, जैसे कि स्त्रियों के शरीर में जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं ड्यूरिंग द स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी टू मेनोपॉज, इसके चलते कई बारी कुछ अंदरूनी तो हम लोग अपना मेंटेन कर सकते हैं। इटर्नल ब्यूटी इज अ डिफरेंट टॉपिक, और इटर्नल ब्यूटी के भी एक अलग अंदाज होते हैं जैसे कि, बट कुछ एक्सटर्नल अपीयरेंसेस के वजह से या उसके चलते भी कई बारी हमारे अंदर एक प्रकार का तनाव आता है, या हम लोग सोचते हैं कि ये क्यों हुआ है। बहुत बार ऐसे होता है कि प्रेगनेंसी के बाद थोड़ा सा वेट पुट ऑन होता है तो भी हमें चिंता लगने लगती है, या जैसे कि कई सारे ऐसे स्टेजेस है। तो आज का ये विषय इसी अवस्था से जुड़ा है। प्रेगनेंसी के दौरान जो एक गर्भावस्था के दौरान जो भी गर्भ हमारे शरीर में गर्भाशय में पलता है, उस दौरान गर्भ के वजन की वजह से हमारा गर्भाशय स्ट्रेच होता है, और स्ट्रेच होने से जो भी एक प्रकार का पिगमेंटेशन मार्क्स हमारे एब्डोमेन के ऊपर, कई बार थाइस के ऊपर, और मतलब कई बार लाइक स्तनों पे भी, ब्रेस्ट एरिया पे भी, एब्डोमिनल एरिया पे, थाइस पे भी ये दिखने लगता है। तो इस प्रकार के जो ये लक्षण है, जिसको आम भाषा में हम लोग स्ट्रेच मार्क्स कहते हैं, आयुर्वेद में इसकी संप्राप्ति को लेकर आचार्य क्या बताते हैं, पूरे क्लासिकल रेफरेंस के बाद क्लासिकल रेफरेंस के साथ ही हम लोग आज इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जैसे कि रेखा स्वरूप आचार्य हिंदू टीकाकार कहते हैं, जो रेखा स्वरूप यानी एक प्रकार की तंतुमयता, जिसको उन्होंने रेखा स्वरूप तक संकोच यानी रेखा स्वरूप, रेखा के जैसे, लाइंस के जैसे जो एक त्वचा या त्वचा का संकोच होता है, उसको उन्होंने किक्विस ऐसे बोला है हिंदू आचार्य टीकाकार ने। तत्र गर्भस्य केशाम जरायानाम मंतु दितः, यानी इसके संप्राप्ति के बारे में अलग अलग टीकाकारों का अलग अलग कहना है कि आचार्य चरक कुछ थोड़ा अलग से बताते हैं, दूसरे टीकाकार कुछ अलग से बताते हैं। जैसे कि ऐसे बताया जाता है कि 7वें महीने में जो भी गर्भ के केश उत्पन्न होते हैं, इस केश उत्पन्न होने के कारण ये जो होता है ना, माता को विदाह निर्माण होता है, और इस विदाह के कारण ये एक प्रकार से इस प्रकार के निशान बन जाते हैं, ऐसे आचार्य कहते हैं। कई बार गर्भ के कारण उत्पीड़ित, गर्भ वृद्धि के कारण पीड़ित वात पित्त एवं कफ की उद्विग्नता के कारण, या यहाँ पर एक्चुअली किडनीज जो है उसमें कफ और पित्त का वृद्ध होना ही बताया गया है, इसके चलते, तीनों दोषों के प्रकोप के चलते विदाह उत्पन्न होता है, और इस विदाह के कारण ही कंडू होती है। इस कंडू मुख्यतः एब्डोमिनल रीजन पर होती है, और इस कंडू के कारण ही किक्विस निर्माण होता है। क्योंकि जैसे कंडू क्यों होती है, जैसे हमने देखा कि कोई भी हमारा अवयव अगर अधिक ज्यादा संकोच की स्थिति में चला जाता है तो वहां पर कंडू होने की संभावना होती है। इट इज ड्यू टू द लूजनेस, स्किन से इलास्टिसिटी लूज हो जाना या ज्यादा स्ट्रेचिंग होना। जैसे गर्भावस्था में एब्डोमिन की साइज बढ़ जाती है, तो एब्डोमिन के ऊपर की जो लेवल है, स्किन का जो स्तर है, इस स्तर को इसमें एक प्रकार का खींचाव आता है। इस खींचाव के आने के कारण वहां पर भी मतलब कुछ खुजली आने लगती है, और इसे खुजाते खुजाते वो निशान बन जाता है। क्योंकि गर्भिणी परिचर्या में भी ऐसे बताया जाता है ना, जो भी हम लोग करते हैं इसका परिणाम निश्चित रूप से लॉन्ग टर्म रूप से होता है। तो यहाँ पर कई आचार्य चरक इस प्रकार से बताते हैं। आचार्य चक्रपाणी कहते हैं कि केशों की उत्पत्ति तृतीय मास से ही मानकर, और केशों की उत्पत्ति, क्योंकि केश जब निर्माण होंगे, जैसे हमें पता है कि बाल बढ़ते हैं, तो जैसे हमें आदत नहीं है, कुछ हमारा एक स्टाइल होता है ना, तो थोड़े भी बाल बढ़ते तो हम लोग इरिटेट हो जाते हैं, तो इरिटेट हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर जब बच्चे में बाल आने लगते हैं ना, तो माता इरिटेट हो जाती है। इरिटेट होने के कारण उसको खुजली होती है, और इस खुजली के कारण ये स्ट्रेच मार्क डेवलप होते हैं, ऐसे आचार्य चक्रपाणी ने बताया है। और उन्होंने तृतीय मास से ही इसको मानकर गर्भोत्पीड़न का कारण यही बताया है। ठीक है, अष्टांग संग्रहकार ने महर्षि चरक एवं सुश्रुत के द्वारा ही वर्णन किया है, और वहां पर उन्होंने उरस के स्थान पर, उरस स्थान के बजाय यहाँ पर हृदय में शब्द का प्रयोग किया, यानी हृदय में जाकर ये उद्वेग निर्माण करते हैं दोष, और इस प्रकार के रेखा एवं त्वचा का संकोच को ही हम लोग किक्विस कहते हैं। अष्टांग हृदय में भी इसी प्रकार से गर्भ के उत्पीड़न
से दोष हृदय में जाकर आश्रित होकर गर्भिणी में कंडू, किक्विस एवं ऐसे लक्षणों को निर्माण करते हैं। आचार्य अरुण दत्त कहते हैं कि जो विदाह से हाथ पैर का दाह तथा किक्विस से ही रेखा सदृश ऐसे आकृति के अतिरिक्त शुक के सदृश पूर्णता भी अर्थ किया जाता है। महर्षि भैल ने भी इसी प्रकार से इसको बताया। तो सभी आचार्यों ने कुल मिलाकर इसी प्रकार की संप्राप्ति को बताया, बस 7वें महीने या तीसरे महीने ये इसका कारण हो सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ कारणों के चलते यहाँ पर किक्विस डेवलप होता है। आगे चलते हुए हम लोग, मैं बताना चाहूंगी कि जैसे पिगमेंटेशन क्यों होता है गर्भिणी में। कई बार देखिए यहाँ पर स्ट्रेच मार्क्स एब्डोमेन ज्यादा खींच जाने से ग्रोथ के कारण से होता है, और इसके चलते कई बार थाई रीजन पर और फिर ओवर द चेस्ट उरस स्थान पर भी ये होता है, मतलब स्तनों में भी होता है परिवर्तन, क्योंकि इस दौरान सारे चेंजेस होते हैं, हार्मोन्स भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कई बार ये जो निशान होते हैं ना 7वें महीने के बाद ज्यादातर डेवलप होते हैं, और बाद में प्रेगनेंसी मतलब प्रसूति का अवस्था में डिलीवरी होने के बाद ये अपने आप चले जाते हैं। लेकिन कई महिलाओं में स्ट्रेच मार्क्स ये काफी समय तक रह जाते हैं, कई बार ये पूरी जिंदगी में ही उसके रह जाते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर, आप किस प्रकार की केयर करते हो। क्योंकि एक देखा है कि प्रेगनेंसी के बाद जो एब्डोमेन की स्किन है या ब्रेस्ट की स्किन है थोड़ी सी लूज बन जाती है, शिथिलता आ जाती है, और इस समय अगर आप उसको खुजलाते हो तो भी ये निशान ज्यादा पक्के बनने की संभावना होती है। इसीलिए पथ्या पत्ते में बताया है कि इसको नहीं खुजलाना। एक्चुअली खुजली आती है, कंडू आता है, पेशेंट को विदाह होता है तो कंडू आती है। बट इसका दूसरा भी कारण है कि जो हमारे स्किन की रचना को देखेंगे तो आचार्य चरक एवं सुश्रुत ने अवभासिनी, लोहिता, श्वेता, ताम्रा, वेदिनी, वैदिक के अनुसार, गृह के अनुसार इसके लेयर का वर्णन किया है, या डर्मिस एपिडर्मिस। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के दौरान जो कोलेजन जो हमारे स्किन में होता है, इस कोलेजन की वजह से स्किन की एक इलास्टिसिटी होती है, स्किन की पोजीशन को मेंटेन किया जाता है। बट प्रेगनेंसी के दौरान ये कोलेजन कम होने लगता है, इसीलिए यहाँ पर थोड़ा सा स्ट्रेचिंग हो जाता है, और वो स्ट्रेचिंग होने से ही वहां पर कुछ निशान बनने लग जाते हैं। नॉर्मली भी देखा गया है। ये एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी, स्ट्रेच मार्क्स ये निशानी है हमारे शरीर की कि जिसमें मेद और मांस धातु बड़ा है। स्ट्रेच मार्क्स ये प्रेगनेंसी में ही डेवलप होते हैं ऐसा नहीं है। तो स्ट्रेच मार्क्स ये जब भी शरीर में मेद धातु बढ़ेगा, जैसे स्थूलता जनित पेशेंट्स में, कुछ मतलब ओबेस गर्ल्स में, जो यंग गर्ल की एज, टीनेजर्स लड़कियां होती है ना, उनमें भी अगर वो मोटी है, पेट निकल आया है, तो निकल आई है उनकी, तो इन बच्चों में भी हम लोग स्ट्रेच मार्क को देख सकते हैं। स्ट्रेच मार्क्स यानी एक प्रकार की जो स्किन का जो बदलाव है इसके कारण ही होता है। तो ये मेद वृद्धि जन्य अवस्थाओं में भी हो सकता है, बट सामान्य तौर पर महिलाओं में प्रेगनेंसी के चलते ये बदलाव होता है, इसीलिए उसको प्रेगनेंसी या स्टैग ग्रेविडम या किक्विस के रूप में जाना जाता है, या स्ट्रेच मार्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कई बार ये स्ट्रेच मार्क्स ब्रेस्ट या लाइक एक्सिलरी रीजन में, थाइज में इस प्रकार से भी देखी जा सकती है। तो जहां पर भी फैट डिपोजिशन ज्यादा होने की संभावना से मेद धातु का मुख्य स्थान जहां पर भी है वहां पर ये स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो सकते हैं। ऐसे भी हमने देखा कि प्रेगनेंसी के दौरान कुछ चेंजेस शरीर में होते हैं ना, इसमें से मुख्य और एक पिगमेंटेशन भी है। कई बार चेहरे पर भी मतलब हम लोग इसको मराठी में वांग कहते हैं, यानी कुछ झाइया वगैरह, यानी हाइपर पिगमेंटेशन। तो क्यूटेनियस चेंजेस के कारण पिगमेंटेशन होता है, जो कि एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है ना हमारे स्किन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पिगमेंटरी जो भी चेंजेस होते हैं ना, इसके चलते ये हो सकता है। जिसको हम लोग कोलेजमा भी कहते हैं, कोलेजमा ग्रेविडम, और प्रेगनेंसी मास्क भी कहते हैं। चेहरे पर इस प्रकार से कुछ धब्बे भी दिखने लगते हैं। इट इज एन एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ पिगमेंटेशन अराउंड द चिक, फोरहेड एंड अराउंड द आईज। ये पूरे चेहरे पर ये घिरे हो सकते हैं। कुछ महिलाओं में, खासकर एल्डरली जो प्राइमरी होती है ना, उसमें इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं। इट मे बी पैची और डिफ्यूज, डिसअपियर्स पिगमेंटेड। एब्डोमेन पर जो होंगे उसको हम लोग लिनिया नाइग्रा कहते हैं, जो इट इज अ like brownish black pigmented area in the midline stretching from the spisternum to the symphysis pubis. So the pigmentary changes are probably due to the melanocyte stimulating हार्मोन फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी का जो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, इसके चलते ये बदलाव होते हैं। तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन इसके साथ जुड़े होते हैं, जो इसके जो भी लेवल्स कम ज्यादा होते हैं ना, इसके चलते भी या जो महिलाएं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेती है उनके अंदर भी हम लोग ये प्रकार के कुछ पिगमेंटेशन देखते हैं। तो पिगमेंटेशन के तो कई सारे कारण हो सकते हैं हार्मोन्स का
लेवल कम ज्यादा होना, ये भी होता है। जैसे मेनोपॉज में भी हम लोग चेहरे के ऊपर कुछ पिगमेंटेशन को देखते हैं आम इसमें। इस प्रकार से स्टार ग्रेविडम जो महिलाओं में होता है प्रेगनेंसी के दौरान, इट इज ड्यू टू द पित्त और कफ। आचार्य बताते हैं कि इस प्रकार से विदाह उत्पन्न होने के कारण दोष जो है ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं, और ऊर्ध्वगामी हो जाकर ये एब्डोमिन या बिलो द अम्बिलिकस लेवल और ओवर द थाइज डिपॉजिट होने लग जाते हैं, जिसके चलते इस प्रकार का कंडू या दाह या खुजली के जैसे लक्षण मिलते हैं। 90% प्रेग्नेंट वुमन में बाय द थर्ड ट्राइमेस्टर ये इसका जो लेवल होता है ना, ये इस प्रकार का हम लोग पा सकते हैं। मतलब तीसरे महीने में भी कई बार ये नोटिस किया जा सकता है। इसका एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता है कि ये क्यों डेवलप होते हैं, बट यहाँ पर जो संप्राप्ति बताई गई है मेडिकल टर्मिनोलॉजी, जो दोषों की, पित्त कफ दोष की बताई है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एल्डोस्टेरोन जो होता है ना प्रोडक्शन, उसका भी बढ़ जाता है, तो इसके कारण भी स्टायास या मार्क्स डेवलप हो जाते हैं स्किन में। तो बिल्कुल इनिशियली अवस्था में, शुरू की अवस्था में जो ये स्टाया ग्रेविडम होते हैं ना, ये पिंकिश कलर के होते हैं, और फिर धीरे 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 उसका थोड़ा सा कलर बदलता है, फिर बाद में थोड़े ग्लिसनिंग वाले बन जाएंगे, और फिर उसको हम लोग स्टाया अल्बिकन्स भी कहते हैं। और जो मल्टीपेरस वुमन होती है ना, इसमें एडिशनली कभी कभार रेडिश टाइप का भी स्टाया प्रेजेंट हो सकता है। मतलब थोड़े सिल्वरी टाइप की इसमें ग्लिसरिंग होती है, सिल्वरी चमक जैसे कुछ लाइन्स ये बनती है, रेखाएं बनती है। बिल्कुल मतलब मल्टीपल प्रेगनेंसीज में तो ये ज्यादा बनेगी। Individual hormones are also responsible for many these cutaneous changes during the pregnancy. So the changes are like pigmentation, hair growth, striations over the abdomen. तो ये एक नॉर्मल भाषा में अगर इसको हम लोग समझेंगे तो मुझे लगता है कि हमने इसकी संप्राप्ति को समझ लिया है सभी आचार्यों ने। इसी प्रकार से जब भी बालक यानी बच्चे के अंदर जो भी केश निर्माण होते हैं ना, तो इसके कारण जो विदाह निर्माण होता है, इसी के कारण ये स्ट्रेच मार्क्स डेवलप हो जाते हैं। इसके लिए हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं? इसके लिए बहुत ज्यादा कुछ ट्रीटमेंट यानी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट ही ज्यादा से ज्यादा वही परिमार्जन क्रिया के साथ ही हम लोग करेंगे। जो स्ट्रेच मार्क्स, या इसके लिए हम लोग कुछ ऑयल्स लगाएंगे, कुछ पेस्ट वगैरह लगा सकते हैं। डर्मिस जो आउटर स्किन लेयर होता है ना, ये स्ट्रेच होता है इसमें। एपिडर्मिस भी स्ट्रेच होता है थोड़ा सा, इसके कारण जो कि एक ट्रांसक्युलेंट बन जाता है, और ये रेडिश पर्पल कलर का स्ट्रेच मार्क वहां पर अपीयर होने लगता है। दीज मार्क्स आर हील स्कार फॉर्मेशन ऑफर, कई बारी कुछ स्कार निशान भी बन जाते हैं धीरे धीरे, फिर बाद में रेड, पिंक, पर्पल, डिप्रेस्ड एट्रोपिक बैंड्स और स्ट्रेचेस कैन बी सीन। इसके सिम्टम्स क्या है? सबसे पहला सिम्टम तो होगा ईचिंग, यानी कंडू होना, कंडू जैसे कुछ खुजली के जैसे सेंसेशन होना। कई बारी दाह भी होता है, बर्निंग सेंसेशन, ये भी इसमें हो सकता है। ठीक है, भाकरी इसके छोटे छोटे इसके इस प्रकार से हम लोग इसको देख सकते हैं कि एक तो ईचिंग, कंडू, बर्निंग सेंसेशन होगा, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन एब्डोमिन, बटक्स और थाई रीजन्स पर भी हो सकता है। इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताते समय आचार्य बताते हैं कि इस कई बारी कुशिंग सिंड्रोम में, या कोलिसिस्टेसिस ऑफ द प्रेगनेंसी, और फिर कुछ ऐसी व्याधियों में, हाइपरपिगमेंटेशन की जैसे कुछ व्याधियों में भी ये हो सकता है। देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट एज सच, बट मसाज करना, अभ्यंग करना, जैसे हमें पता है कि त्वचा की रूखापन या त्वचा के निशान को मिटाने के लिए हम लोग उसको हील कराने के लिए अभ्यंग कराते हैं। तो यहाँ पर भी आचार्य ने अभ्यंग के साथ ही इसको बताया है, और इसके साथ साथ कोलेजन की मात्रा को बढ़ाने वाले कुछ जो भी ऑयल्स है या जो भी डिकॉक्शन है, इसको हम लोग यहाँ पर उपयोग में ला सकते हैं। इंटरनल मेडिसिन जो हमने गर्भीणी परिचर्या में सारी बताई है ना, मधुरगण, जीवनी गण, दूध, घृत, बटर यानी नवनीत, इसका सेवन करते रहना, ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर हमें पित्त कफ का प्रकोप तो हुआ है, बट वात का भी शमन करना है, इसीलिए स्नेहन भी रखना है और अभ्यंग भी चलते रहना है। और इसके लिए बटर और मक्खन, जो कि मधुरादि ग्रुप, मधुरादि गणों के साथ बनाया हुआ जो होगा ना, उसको अगर ये महिला, प्रेग्नेंट महिला जो फ्रिक्वेंटली अगर लेती है, तो बहुत ही अच्छे से इसका एक साधारण से 20 ग्राम की मात्रा में इसका अगर सेवन वो करती है तो अच्छा इफेक्ट होता है। इसके साथ कई सारे ऑप्शन है आपके लिए, सबसे इंपॉर्टेंट तो अभ्यंग है। मेडिकेटेड कोई भी तेल से आप अभ्यंग कर सकते हो। कई सारे रिसर्च रिजल्ट्स इसके साथ भी जुड़े हुए हैं, कुछ सैद्धांतिक यानी क्लासिकल रेफरेंसेस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसमें पाउडर जो एक शीरिश और फिर धातकी और
शरपुष्पा और मधुयष्टि, मधुयष्टि को वर ने बताया है और वो जीवनी गण की भी है। तो इनका पूरा आप चूर्ण जो है, इसका चूर्ण भी आप ये कर सकते हैं, इसको भी आप ले सकते हैं। फिर पेस्ट कूटज की, फिर मुस्ता और हरिद्रा, इसका भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। त्रिफला का पाउडर पेस्ट के साथ भी इसको हम लोग लगा सकते हैं, हील करेगा ये भी। त्रिफला त्रिदोष शामन के साथ साथ वर ने भी बताया है, तो इसीलिए उसका भी प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। वरुण का पेस्ट बनाकर उसको घी और गोमे के साथ इसका हम लोग सेवन कर सकते हैं। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में तो बहुत ही सारे हैं, चंदन है, फिर मृणाल है, यानी कमल आदि गण के जो भी द्रव्य, चंदन मृणाल है, इसका हम लोग उशीर, इसके साथ हम लोग पूरा ये करके अच्छे से उसका पेस्ट या मिक्सचर बनाकर अगर एब्डोमेन के ऊपर हम लगा देंगे तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेंगे। ऑयल, ऑयल के लिए तो आप घर के नारियल तेल से, अलमंड तेल, चंदनमला, लक्षादी तेल, कोई भी आप उस महिला की रूप की प्रकृति देखिएगा और उसके प्रकृति के हिसाब से ऑयल मसाज डेली, बहुत ज्यादा खींचातानी करके बहुत रगड़ कर मसाज नहीं करना है, हल्का सा आपको ये तेल लगाना है। कई सारे तेलों के अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं, जैसे तुअरक तेल है उसका भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, फिर सुरसादी तेल का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है। तुअरक या सुरसादी तेल को जैसे कि ये कुछ खास विशेष प्रक्रिया से इसको बनाया जाता है ना, तो इसका भी सेवन करने से या इसका लेप करने से अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। परिषेक के रूप में आप कुछ काढ़ों का, लाइक जो तिक्त रसात्मक है, वर्ण गणों के काढ़े, जो यहाँ पर जो कफ पित्त संप्राप्ति के लिए हम लोग तिक्त मधुर कषाय रसों का प्रयोग करेंगे, तो इसके लिए पटोल है, फिर नींब है, मंजिष्ठा है, सुरस है, इनके पत्तों या इनके फूलों के साथ तो हम लोग इसका काढ़ा बनाकर इससे अगर अब्डोमेन के ऊपर थोड़ा सा परिषेक के जैसे करा देते हैं ना, तो भी अच्छा मतलब रिजल्ट मिल जाएगा। बस हमें सावधानी से करना होगा, गर्भाशय के ऊपर हम लोग इसको करेंगे। सो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उसको खुजाए ना, फिर कुछ डिसफिगरमेंट और स्किन की स्ट्रेचिंग अवॉइड करें, थोड़े लूज कपड़े पहने, क्योंकि ज्यादा ऑलरेडी एब्डोमेन पर खिंचाव है या तनाव है, स्ट्रेचेस है, तो उसके चलते अगर आपने फिर से बहुत ज्यादा टाइट टाइप के कपड़े पहन लिए तो और ईचिंग बढ़ेगी और इसको खुजलाने से और जो मार्क्स होते हैं ना वो ज्यादा काफी गहरे होने की संभावना हो जाती है। इसके पत्ते के रूप में, आहार विहार के पत्ते के रूप में जो हम लोग गर्भिणी के लिए बताते हैं, होलसम और अनहोलसम डाइट, इसके साथ मधुर मृदु शीत वीर्य वाले द्रव्यों का प्रयोग करना है। आप भरपूर मात्रा में कुछ घी का, दूध का, इसका सेवन करेंगे, बट कफ भी रुद्ध ना हो इसका भी हमें ख्याल करना है। दिन में सोना है, ये भी करें। फिर जैसे वातदोष का शमन भी करना है, क्योंकि ओवर एग्जर्शन करना, बहुत ज्यादा खींच तनाव करना, मानसिक क्रोध, चिंता, शोक वगैरह भी है, इसका भी हमें यहाँ पर मतलब नहीं लेना है। दूसरा कोरफड जेली है, कुछ घरेलू नुस्खों के रूप में भी मैं आपको बताना चाहूंगी, बहुत ही सिंपल सिंपल तरीके से भी हम लोग इसमें काम कर सकते हैं। आपको इंटरनली मेडिसिन बहुत ज्यादा देने की जरूरत नहीं है, अगर आप बहुत ही चाहते हैं तो महामंजिष्टादि काढ़ा, कदिरादि वटी थोड़े समय के लिए 15 दिन के लिए हम लोग इसको दे सकते हैं। बट खासकर इंटरनल मेडिसिन देते समय भी हमें मधुर गण का ही उपयोग करना है। मधुरादि गण सिद्ध द्रव्य में आप कोई भी जो वर्ण द्रव्य है इसको सिद्ध कराकर इसका घृत या तेल बनाकर अगर पिलाते या देते हैं ना, तो अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। तो इस प्रकार से कोलेजन बनने के लिए जो मदद करने वाले हैं, इसका हमें अच्छे से उपयोग करना इसमें बताया है। एप्लीकेशन के लिए आप कमलकंद, मृणाल, लोटस या चंदन का लेप लगा सकते हैं। इसमें आपको हरितकी का भी मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा, हरितकी या त्रिफला का ही लगा लीजिएगा, वो भी अच्छे रिजल्ट देने वाले होते हैं। फिर इसके साथ साथ कुछ हमारे जो बाकी के सारे द्रव्य है, शीरीष वगैरह, तगर, शीरीष वगैरह, इसका भी प्रयोग यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। बाकी आपको कोरफड जेल का प्रयोग भी अच्छा रहेगा, कोरफड जेल का इस्तेमाल करना भी अच्छा बताया है, क्योंकि कोरफड भी त्वचा के लिए मतलब अच्छे से काम करने वाली बताई है, तो इसका भी हम लोग उसमें उपयोग कर सकते हैं। फिर ओरल मेडिसिन में कुछ अगर आपको देना है तो फिर प्रवाल भस्म दे सकते हैं। पित्त शमन के लिए हम लोग लघु सूचेकर प्रवाल मुक्ता पिष्टी का प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ चंद्रकला रस का भी हम लोग इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ओरल अगर हमको कुछ देना है तो बाद में फिर तेल, कुमकुम आदि तेल का बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। हमने खासकर हम लोग ज्यादा से ज्यादा कुमकुम आदि तेल को बताते हैं, जो कि वर्ण भी है, वात शमन भी करता है, उसकी बहुत कम मात्रा लगती है, 1 से 2 बूंद मात्रा से ही ये कॉम्प्लेक्शन इंप्रूव करने के लिए बहुत अच्छी बताई है कुमकुम आदि ऑयलम, या मुझे लगता है इसका दूसरा भी नाम है, उसके नाम से भी सीसम ऑयल भी आप यूज कर सकते हैं। सीसम और आलमंड ऑयल को मिलाकर यूज कर सकते हैं आप इसको। फिर घी, अपना सिंपल घी को भी आप लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल को भी आप लगा सकते हैं, इससे भी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो दोष के हिसाब से
हमने उसको पित्त कफ को बढ़ने नहीं देना है और वात को भी हमें सप्रेस करके रखना है। इस प्रकार के इसका भी हम लोग इसमें उपयोग करेंगे। तो ओवरऑल जो हमारे क्लासिकल जो रेफरेंसेस है इसमें भी इसी प्रकार से मधुर गंध के ही द्रव्यों का प्रयोग उन्होंने बताया है। नींब पटोल, नींब मंजिष्ठा एवं सूरज का काढ़ा जो है इससे भी आप उदर का सिंचन कर सकते, परिषेक कर सकते हैं। फिर मालती तथा मधु के सिद्ध जल के साथ भी उदर का परिषेक कर सकते हैं। दारू हरिद्रा मधुक इसका भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कंडू अगर हो रहा है उस खुजली के लिए जैसे मैंने अभी बताया था महामंजिष्ठ आदि काढ़ा, फिर मुक्ता पिष्टी, प्रवाल पिष्टी जो कि गर्भिणी अवस्था के लिए भी अच्छे साबित हो सकते हैं। ये कंडू के लिए बहुत अच्छे हैं। आप नहाने के पानी में कड़ू नींबादी का भी प्रयोग अच्छा है। नींबादी चूर्ण का भी आप अप्लाई कर सकते हैं और फिर नींब का भी आप इंटरनली भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ कड़ू नींब या नींब का पाउडर मिलाकर नहाने के पानी में अगर इसको डालकर चंदन की डालकर इससे स्नान कराए तो भी आपको कंडू नहीं होगा। चंदन मृणाल एवं चंदन उशीर का कल्क थोड़ा सा मर्दन के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं पेस्ट के रूप में। नींब, बदरी, सुरस एवं मंजिष्ठा का कल्क भी यूज कर सकते हैं। फिर सारे ये क्लासिकल रेफरेंसेस ही है जो आचार्य बताते हैं। और मधुर गंध के औषधियों के साथ नवनीत को बनाकर इसका सेवन करना, बदरी के काढ़े के साथ मधुरौषध के सिद्ध नवनीत यानी मक्खन को लेना, ये भी हितकारी बताया है। तो आई थिंक कि इस प्रकार से हम लोग इसको तेल लगाएंगे। सो सिंपली इसको समझिए, स्टाया ग्रेविडरम ये नॉर्मल प्रक्रिया है। कोलेजन की मात्रा कम होने के कारण, त्वचा खींच जाने के कारण यहाँ पर पिगमेंटेशन डेवलप होता है। कई बारी ये अपने आप ही कम जाता है कई महिलाओं में, और कई महिलाओं में ये कम भी नहीं होता है। तो इसके लिए हम लोग धीरे 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 एज के हिसाब से ये हो सकता है, बट कई बार ये साथ में ही चलने वाला होता है, मतलब ये रह जाता है कई बार। ऐसे भी कुछ केसेस हमको देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से नींब या सारे ये जो घरेलू नुस्खों के रूप में भी हमने बताया, ऑयल है, नवनीत मक्खन का भी आप लेप लगा सकते हैं, इरिगेशन करा सकते हैं पूरे मतलब ब्रेस्ट और एब्डोमेन के ऊपर। और फिर नहाने के पानी में भी इस प्रकार से त्वच्छ द्रव्यों को मिलाकर उससे भी परिषेक या नहाएंगे, पेशेंट नहाएगा तो भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत सबसे इंपॉर्टेंट है आपको परिचर्या का पालन करना और इसमें कंडू नहीं करना है, यानी खुजलाना नहीं है। उशीर भी वर्ण द्रव्य बताया है, तो उशीर का भी इसमें हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ कूटज भी अच्छा काम करेगा। फिर इसके साथ साथ कुछ जैसे कि चंदन है, शतावरी भी दे सकते हैं। मुस्ता अच्छा काम करेगा, हरिद्रा अच्छा काम करता है। हरिद्रा पानी में, नहाने के पानी में भी डाल सकते हैं, नींबू डाल सकते हैं नहाने के पानी में, जो कि खुजली कम कर देगा। बदर का अच्छा रोल बताया है। एक्चुअली बदर जो है ये धातु को टोन करने का काम करता है और इसमें विटामिन सी है। जैसे कि बदर यानी बेर, जो खट्टे फल है ना, खट्टे फलों का भी एक महत्व है जो कि स्किन को हाइड्रेशन या मॉइस्चर देने का काम करते हैं। इसके साथ साथ ऑक्सीजन या ऑक्सीडेशन में भी डेवलप करता है, ये ऑक्सीजन की मात्रा को बरकरार रखता है। इसीलिए भी इसको ये बदर का प्रयोग खासकर बताया है, जो स्किन के टोन को रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से बदर का भी हम लोग, मंजिष्ठा है, करवीर का है, करवीर का तेल बनाकर एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था, तो उसमें भी अच्छा रिजल्ट मिला था करवीर तेल का, उसका भी प्रयोग करें। करंज तेल इज बेस्ट। जब भी कफ प्रकृति की महिला है तो थोड़ा उष्ण तीक्ष्ण तेल का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि कफ में कंडू अधिक होगा, तो वहां पर भी हम लोग करंज तेल का अच्छा ऑप्शन आपको मिलेगा। वरुण का प्रयोग कर सकते हैं, वरुण आदि कषाय भी हम लोग, या फिर वरुण का काढ़ा बनाकर उससे परिषेक कर सकते हैं। मालती पुष्प जो है, मालती बेस्ट है। क्लासिकली हम लोग इसको जाति कहते हैं ना, जाति पत्र, और इसकी त्वचा का प्रयोग अगर हम करते हैं ना, तो इसके जो केमिकल कंस्टिट्यूट्स है इसके कारण ये मॉइस्चर भी कर देगी, यानी कुछ यहाँ पे हमें त्वचा की स्निग्धता को बरकरार रखना है। और कोलेजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए भी ये सारे द्रव्य काम करते हैं। तो ओवरऑल कोलेजन को मात्रा को बढ़ाने वाले जो द्रव्य है इसका हमें इसमें उपयोग करना है, जो इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे, रीजनरेशन, न्यू स्किन को डेवलप करना, हीलिंग प्रॉपर्टी वाले, त्वच वर्ण हीलिंग प्रॉपर्टी वाले सभी द्रव्यों का अगर आप उपयोग करते हैं ना, तो बहुत ही सुंदर रिजल्ट आपको मिलेंगे। शीरीष धातु का भी आप नहाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। ये सभी काढ़ों का, जैसे कि शीत कषाय हो जिसमें ज्यादा उष्ण गुण ना हो, इसका हम लोग पान के लिए भी उपयोग करेंगे। पान, कल्क, लेप, परिषेक, अवगाह, नहाने के साथ हम लोग अगर मुझे लगता है कि स्टाया ग्रेविडम के लिए प्रयोग करेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। और ओवरवेट पेशेंट भी इस प्रकार की कंप्लेन करता है, मतलब लड़कियों की भी शिकायत होती है ना कि मुझे मतलब मार्क्स आए हैं,
तो इसमें मार्क्स आए हैं तो उद्वर्तन, अभ्यंग करना प्रकृति के हिसाब से, अभी प्रेगनेंसी की अवस्था नहीं है, फिर भी अगर आप में कुछ स्ट्रेस मार्क्स डेवलप हुए हैं ड्यू टू ओबेसिटी, ओबेसिटी या मेद धातु के संचय के कारण भी त्वचा में जो परिवर्तन आता है, जैसे त्वचा की रचना को हमने देखा, त्वचा की फिजियोलॉजी को अगर हमने समझा, तो ये सारे जो भी उसमें बदल आते हैं ना, उसको भी हम लोग हमेशा से पेशेंट्स में भी देखते हैं। जो ओबेस लोग होते हैं ना, उसकी स्किन की जो इलास्टिसिटी है वो, जैसे मेद वृद्धि में भी अपने जो अवयव होते हैं एक प्रकार से अपने स्थान से नीचे गिरने लगते हैं। तो जब भी आपके यहाँ पे फैट डिपोजिशन अधिक होने लगता है, तो स्किन का जो कसाव है ना वो कम होगा, और इस कसाव के कम होने के कारण या कोलेजन डिप्लेशन होने के कारण एक प्रकार के वहां पर सफेद निशान बनते हैं कई बारी। फिर इसमें चेंजेस, कलर चेंजेस भी हो सकते हैं एज के हिसाब से, मेनोपॉज के एज के जाते जाते इसमें और गहराई आ सकती है और गहरापन आ सकता है। और ये स्ट्रेच मार्क्स केवल एब्डोमेन पर बनते हैं ऐसा नहीं है, देयर आर मेनी चेंजेस, जैसे मैंने बताया। कुछ इसके चलते भी आप पिल्स वगैरह लेते हैं, कंट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह का प्रयोग करते हैं, तो भी पिगमेंटेशन डेवलप होता है। तो स्किन एक ऐसा एक्सटर्नल मतलब पार्ट है, त्वक आवरण, त्वक संवरण, त्वचा यह हमारे शरीर को आवृत करती है, और आवृत करने के साथ साथ संरक्षण भी करती है। तो जो भी हम लोग सारे क्रिया करते हैं, जो भी खान पान करते हैं या जो किसी का भी प्रयोग करते हैं, तो उसका सबसे पहला असर तो त्वचा के ऊपर ही निकल आता है। जैसे कि पित्त बढ़ा है तो फोड़े फुंसियों का प्रमाण, उष्णता बढ़ी, अभी गर्मी के दिन है, उष्णता बढ़ी तो घमौरियां आ जाती है, तो स्किन के ऊपर ही सारे इरप्शंस डेवलप हो जाते हैं। तो पित्त कफ का प्रकोप के कारण ये इस प्रकार से आचार्य ने संप्राप्ति बताई है। गर्भिणी अवस्था में जो केश डेवलप होते हैं, इस केश के कारण विदाह निर्माण होता है, इसके चलते दोष ऊर्ध्वगामी हो जाते हैं, और दोष ऊर्ध्वगामी होने के कारण ये कंडू करते हैं, खुजली करते हैं, इसके कारण ही डेवलप हो जाता है। सो आई होप कि आपको ये पसंद आया हो, या आपने इसको समझ लिया है कि इसका हम लोग कैसे इसका इस्तेमाल करेंगे। अभ्यंग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी प्रकार के तेल का प्रयोग हम लोग इसमें करेंगे तो अच्छे रिजल्ट हमें मिल जाते हैं। ओके, करवीर तेल का मैंने बताया, त्रिफला सिद्ध तेल का भी अच्छा रिजल्ट हमें इसमें मिल जाता है। तिल तेल आप सिंपली लगा सकते हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। यस मैम, नमस्कार सभी को, बताइए। यस तृप्ति जी, रचना जी बताइए, आपका कुछ इसमें अनुभव है? रचना जी बताइए प्लीज, आप क्या देती है, कुछ कभी ऐसे कुछ ये किया है आपने? यस तृप्ति, डॉक्टर रचना जी। संपदा जी बताइए प्लीज। यस पित्त के कारण बर्निंग सेंसेशन और कफ के कारण कंडू जैसे लक्षण इसमें होते हैं, पित्त कफ का इम्बैलेंस। बस नहाने के पहले 10 मिनट अगर हमने इसका प्रयोग कर लिया ना, तेल के मालिश कर ली, तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। एंटीऑक्सीडेंट, एंटी फंगल और एंटी माइक्रोबियल वाले प्रॉपर्टी वाला तेल, जो कि करवीर तेल मैंने बताया आपको, या फिर त्रिफला सिद्ध तेल, दारू हरिद्रा, बाकी सभी इतने सारे ऑप्शंस हमारे साथ हैं। सभी प्रकार के ऑयल, कुमकुमादि ऑयल कॉम्प्लेक्शन को डेवलप करेगा, नल परमादि ऑयल का भी प्रयोग कर सकते हैं। काढ़ा, खदीर का काढ़ा, नहाने के पानी में खदीर का काढ़ा मिलाकर भी आप दे सकते हैं। नीम, मंजिष्ठा, तुलसी, इसको उबाल कर इसका आप ये बनाइएगा फिल्टर करके काढ़ा, और इसको भी आप लोग इरिगेशन के लिए यानी परिषेक के लिए, और आप अवगा हो यानी टब में लेकर भी इससे नहा सकते हैं, ये भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बहुत ज्यादा इचिंग हो रही तो सैंडलवुड, एडिचंदन, नीम, खदीर, ये आप वहां पर थोड़े से लगा सकते हैं, पेस्ट लगा सकते हैं, थिक पेस्ट, और बाद में गुनगुने पानी से धो दीजिएगा इसको। चंदन का पाउडर, नीम का पाउडर, करंज, ये कंडू खुजली को भी कम कर देगा। धातकी, सरसप है, यष्टि मधु है। ओरल मेडिसिन के रूप में आपको चंद्रकला रस है, पित्त शमन के लिए कामदूधा दे सकते, प्रवाह मुक्ता पिष्टी, इसका प्रयोग कर सकते हैं। आंवला खाने को दीजिएगा, आंवला कैंडी या ऐसे कुछ, दारू हरिद्रा घी में मिलाकर, यष्टि मधु घी के साथ, तेल इसके साथ, बटर के साथ, नवनीत के साथ दे सकते हैं। जिंक रिच फूड आपका हो, जिसमें दूध
साइट्रस फ्रूट्स, एग्स, कैरेट्स वगैरह का समावेश करें। होलसम डाइट जो वात शमन का भी काम करेगा। मसाज के लिए करंज तेल, नीम तेल और कोई भी तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। फूड में विटामिन ई रिच फूड होगा तो मुझे लगता है प्रजास्थापन के लिए भी काम अच्छे से करेगा। प्रिकॉशंस के रूप में अगर आप चाहते हैं ना कि ये किकविस डेवलप ही ना हो, तो शुरू से यानी प्रेगनेंसी कंफर्म हो जाने के बाद से ही हल्का सा तेल सुबह शाम लगाते रहिएगा। आई होप कि नहीं होगा इसमें, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्शन जो स्किन की होती है ना, तनाव आता है ना, इसके साथ ही ये स्कार डेवलप हो जाते हैं। और आचार्य ने इसकी संप्राप्ति के बारे में किस प्रकार से बताया ये भी हमने पढ़ा। बाकी आप मधुरगण, सिद्ध तेल, नवनीत इसका सेवन करना, पेस्ट, चंदन, सभी प्रकार के पेस्ट है, त्रिफला पेस्ट है, शीरीष की पेस्ट है, बहुत सारे है, इरिगेशन है। सबसे इंपॉर्टेंट खुजली ना करें, और खुजली ना हो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसको तेल लगाएंगे। अभ्यंग करते रहेंगे तो खुजली नहीं होगी। वातशमन वाला आहार, बहुत सुंदर रिजल्ट इसके मिल जाते हैं। बस थोड़ा सा हमने इसको अच्छे से ये किया तो, क्योंकि इसके लिए जो सैद्धांतिक सारी बताई है ना, वो सारा मैंने आपको सिद्धांतिक ही सारी चिकित्सा बताई है। पूरे क्लासिकल सारे रेफरेंसेस यहाँ पर दिए हैं, और कुछ रिसर्चेस भी है, कुछ हमारे अनुभव भी है इसमें। थर्ड टाइमिस्टर से ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। सिंपली इसका पैथोफिजियोलॉजी है कि कोलेजन जो त्वचा का अंदर होता है ना, ये कोलेजन की मात्रा कम होने लगती है। तो कोलेजन की मात्रा बढ़ाने वाले द्रव्यों का प्रयोग हमें करना है, ऑक्सीडेशन, एंटी माइक्रोबियल वाले। दोष प्रकोप तो है ही, दौरोदिनी अवस्था में ये खासकर होता है। पित्त बढ़ जाता है जिसके कारण विदाह, और कफ बढ़ जाता है जिसके कारण कंडू, और ये दोनों दोष मिलके वात दोष को बढ़ा देंगे, और जिसके कारण विदारण यानी त्वक, जैसे कि वायु जब भी बढ़ेगा ना तो त्वचा में विस्फोट यानी कुछ रूखापन निर्माण करेगा। एक्सटर्नल एप्लीकेशन सभी प्रकार से इसको आप एडवाइस करिएगा, अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। यस, और कुछ किसी का इसमें हो तो प्लीज बताइए। हाँ मैम। मैम मैंने स्ट्रेचनिल यूज किया था एक पेशेंट क्या पे, यूज किया लेकिन था? क्या? स्ट्रेचनिल करके ऑइंटमेंट आता हाँ, है रेडीमेड। स्ट्रेचनिल आता है। यस हाँ यस हाँ, यस। लेकिन शायद उसने रेगुलरली भी नहीं लगाया और क्या मालूम नहीं, लेकिन अच्छा नहीं रिजल्ट मिला उसका। हाँ बिल्कुल, एक्चुअली ना मुझे लगता है ना नेचुरल रेमेडीज ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है। कुमकुमादी तेल का भी अच्छा रिजल्ट मिलता है, इसमें दे सकते जी हैं हम मैम, लोग। करेक्ट। मैम ऑयल, चंदन, हाँ बताइए। हाँ चंदन बल्ले लाक्षादी तेल भी मैम यूज कर सकते हैं हाँ इसमें। मैंने बताया, हाँ यस, ये चंदन वाला लक्षा भी मालिश करेंगे ना, अभ्यंग करेंगे। और धावन के लिए भी आप त्रिफला धावन परिषद बीच बीच में करेंगे ना कटी, तो बस मतलब जो कमर दर्द है और पीठ दर्द भी रहता है ना गर्भिणी स्त्री में, तो उससे भी आराम मिलेगा महिला को, वो अच्छा भी मैम लगेगा इसमें वो उसको। भी कर सकते हैं, जैसे मतलब जो अफगान बैठ करके भी कर सकते हैं जैसे। क्या? मैम जैसे अफगान करते हैं ना, जैसे किसी बड़े टब हाँ में बैठ त्रिफला। कर भी, यस यस। तो आप ना इसको कटी बस्ती, मतलब हम लोग ये कराते हैं ना टब बाथ, सीट्स हाँ बाथ, हाँ टब। इसके हिसाब से भी जी कर सकते हैं। टब बाथ के जैसे भी कर सकते हैं, अच्छे रिजल्ट वही बता रही मैं। वो थोड़ा सा तेल लगाकर अगर टब बाथ कराएंगे ना, काढ़ा या पानी में आप सिंपली नीम के पत्ते डालेंगे, कड़ू नीम डालेंगे, तो भी बहुत अच्छा लगेगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। और ये सुख प्रसव के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा आगे चलकर। इस प्रकार से अगर आप कटी को शेक देते हो तो उसमें आगे चलकर भी वात प्रकोप नहीं होगा, सुतिका के व्याधि भी नहीं डेवलप होंगे ना इसमें। केसर वाला दूध भी दे सकते हैं जो कि त्वचा के लिए अच्छा होता है ना, केसर वाला दूध वैसे तो देते ही ना गर्भिणी में, वो भी डाल सकते हैं हम लोग। यस, और कुछ इसमें केस कोई है तो बताइए आपका। हरी, ये बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे आपको। थोड़ा सा इसमें ना शुरू से करिएगा, प्रेगनेंसी कंफर्म होने जाने के बाद से ही करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। खासकर प्रकृति के हिसाब से भी थोड़ा तेलों का चुनाव करिएगा।
यस मैम। और कोई? संपदा जी, आई होप कि हम लोगों को मतलब बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए हैं इसमें। किसी को कुछ इसमें ऐड करना है या बताना है तो बता दीजिएगा प्लीज। एक सवाल भी आया है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ? रचना जी, तृप्ति जी? ओके। इंटरनल मेडिसिन में क्या देते हैं आप बताइए? स्ट्रेसनिल के साथ कुछ दिया था क्या आपने तृप्ति? नहीं मैम, मैंने स्ट्रेचिंग के सिवा दूसरा कुछ नहीं किया था। अच्छा, केवल तेल लगाना, ठीक है। बाकी परिचर्या का पालन वगैरह किया था या कुछ वर्किंग महिला थी? वर्किंग थी और परिचर्या कर रही थी वो वैसे, लेकिन शायद से बीच में पॉसिबल नहीं होता था उसको रेक्यूलर नहीं लगाने का, तो उसने छोड़ दिया था। ओके। आपने कुछ दिया था रचना इसमें अलग से मेडिसिन? नो मैम, ओरल तो कुछ नहीं दिया मैं। वही मुझे आज मतलब आपने बताया ना अभी कि एचटी मधु और दारू हृदय वगैरह दे हाँ, सकते। दे सकते ना। ये देखिए, ये सभी द्रव्य जो हमने लगाना है ना, लेप के रूप में या अवगाह परिषद के रूप में, पेस्ट भी लगा सकते, तो इसको पानी में मिलाकर थोड़ी मात्रा में दे सकते ना। बस हमें गर्भिणी को उष्ण, तीक्ष्ण, कटु वगैरह गुणों को नहीं देना है। बाकी आप ताहती, पटोल, गुरुची, नीम, ये तो सभी अच्छे ही है ना, जो वर्णगण के द्रव्य है, ये अच्छे ही काम करेंगे, तो हम लोग इसमें दे सकते हैं। एक सवाल आया है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे डॉक्टर सीमा जी। एक्सेसोनम, एक्सेसिव लैक्टेशन में क्या दे सकते हैं? बताइए, आपका क्या अनुभव है? आपने कभी एक्सेसिव लैक्टेशन में क्या यूज किया है? ज्यादातर हमारे पास केसेस आते हैं कि लैक्टेशन को बढ़ाने के लिए क्या दे, शतावरी, अश्वगंधा, बट कुछ महिलाओं में ड्यू टू हार्मोन्स के चलते कई बार बहुत ज्यादा दूध भी आता है, तो क्या देंगे हम इसको? नेचुरल रेमेडीज के रूप में कुछ दे सकते हैं तो बताइए प्लीज, क्या देंगे? यानी आपका कुछ इसमें ये है? अनुभव है तो बताइए। यस, इसमें एक ये भी है ना, देखिए ना, जब भी मतलब ज्यादा मात्रा में दूध बहने लगता है तो सबसे इम्पोर्टेंट तो ये होगा कि उस दूध को निकाल दिया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा दूध अगर रहता है ब्रेस्ट में तो उससे भी बुखार आना, मास्टाइटिस वगैरह, शोथ डेवलप होना, ऐसे कुछ लक्षण होते हैं, तो इसको रिमूव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो सूतिकाजन्य व्याधियों ने हमने पढ़ा है कि ये भी एक आम समस्या होती है, बहुत दूध के बहाव के कारण, या कभी कभार बच्चे को दूध पीना भी नहीं आता है तो इसके कारण मतलब दूध का ये नहीं हो पाता है, तो ये दूध अगर शरीर में रह जाता है तो इसके कारण माता में भी कुछ ये लक्षण डेवलप होते हैं, बुखार आना वगैरह, पेन होता है, ब्रेस्ट पेन भी हो सकता है, तो इसको निकालना। और जैसे मैंने एक सेशन में भी बताया था कि आजकल मतलब आजकल नहीं, 40 साल पहले सबसे पहली जो ब्रेस्ट मिल्क बैंक बनी थी मुंबई, सायन कॉलेज मुंबई, महाराष्ट्र में सबसे पहली मातृपेढ़ी, मातृस्तन्य पेढ़ी डेवलप हुई थी, जहां पर ऐसे ही जो अधिक मात्रा में जिन माताओं को दूध आता है वहां उसको संकलित किया जाता था, और आज भी चलते हैं। और आज देश में कई सारे ऐसे मिल्क बैंक है, तो वहां पर भी आप इस मिल्क को दे सकती है। जिन बच्चों की माताएं नहीं, या जिन बच्चों को दूध नहीं मिलता है, उनके लिए ये सही होगा। इसके साथ साथ दूध को कम कराने के लिए आप थोड़ा सा तिक्त, कटु, कषाय रस वाला आहार आप अपने परिचर्या में इस आहार को भी समाविष्ट करते ना, तो भी अच्छे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। जो कषाय तिक्त गुण वाले हैं ना, उनका भी प्रयोग हम लोग इसमें कर सकते हैं। तो दूध कम करने के लिए वैसे तो यही सारा कुछ हम लोग इसमें दे सकते हैं। आपका और किसी का कुछ इसमें अनुभव हो तो बताइएगा। और एक अनुभव नुस्खा है कि कैबेज के जो लीव्स होते हैं ना, इसको भी हम लोग इसका जूस निकाल कर ये वहां पर लगा देते हैं। कैबेज को भी काट कर पीस कर उसको भी ब्रेस्ट में लगा देने से भी दूध आना थोड़ा सा बंद हो जाता है।
और धीरे धीरे फिर जैसे आप निकालते जाएंगे ना, तो उसका जो ये होता है ना डेवलप होना या मिल्क सिक्रेशन है, वो धीरे धीरे फिर कम होने लग जाता है। कैबेज के पत्तों का एक अच्छा रिजल्ट इसमें मिल जाता है। यस मैम, मैंने भी इसको सुना है, कैबेज के पत्ते बांधने से भी कम होता है, मतलब उसको बांधने से भी, हाँ यस यस, बांधने से भी अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। और ये अच्छा, मतलब ये अपना क्लासिकल ही रेफरेंस इसका है। बाकी जो इसके कारण पेन वगैरह, सूजन वगैरह है ना, इसको हम लोग जो प्रताप लंकेश्वर वगैरह रस जो सूतिका ज्वर में हम लोग यूज करते हैं ना, तो इसके साथ हम लोग इसको देंगे। और थोड़ा सा मधुर शीत शतावरी वगैरह ले रही होती है, तो उसकी मात्रा कम कर देंगे, तो वो भी काम करेगा। हाई लेवल प्रोलैक्टिन लेवल के चलते भी ये होता है ना, कई बार प्रोलैक्टिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसके कारण भी हो सकता है ये अधिक मात्रा में दूध का आना। जैस्मीन के पत्तों का या फूलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें पेस्ट इसका लगा सकते हैं एक होम रेमेडी के रूप में। कैबेज का तो हमने डिस्कस किया है। इसमें और एक है कि जो कार्डिमम सीड होते हैं ना, उसको भी हम लोग, उसका भी पेस्ट चूर्ण कराकर, ये भी अगर आप कपड़े के साथ रैप करते हैं तो अराउंड द ब्रेस्ट, तो 2-3 मतलब घंटे में ही थोड़ा सा दूध सूखने लग जाता है, ये भी एक इसमें कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट तो धीरे धीरे जैसे आप इसको निकाल देती है ना, तो धीरे धीरे वो आना डेवलप होगा, क्योंकि एक दूध का जो बहाव है, जैसे स्तन्य प्रवृत्ति कर हेतु को हमने पढ़ा है ना, अपत्य दर्शनम स्मरणम स्पर्शनम के कारण स्तनों से दूध आने लग जाता है, तो ये धीरे धीरे फिर अपने आप से कम होता जाएगा। सो आई होप आपका उत्तर मिल गया हो डॉक्टर सोनम जी। ओके, चलिए फिर आज के लिए रुकिए, कुछ अगर इसमें किसी का ये नहीं है तो फिर यस, टाइट ब्रेस्ट सपोर्ट, बिल्कुल टाइट, यस यू भी इम्पोर्टेंट है। टाइट सपोर्ट देंगे आप अपने ब्रेस्ट को, तो भी दूध का आना धीरे धीरे बंद हो जाएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये मैं बताने वाली थी। ठीक है, तो आज के लिए रुक जाते हैं। आज हमने डिस्कस किया है एक अलग विषय, स्ट्रेच मार्क्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जिसमें आयुर्वेद के हिसाब से क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, इंटरनल मेडिसिन, एक्सटर्नल एप्लीकेशन, लेप, परिक्षेक, अवगाह वगैरह वगैरह सभी कुछ हमने डिस्कस किया है। तो नमस्कार सभी को। Thank you.